बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नजर सेशन जो एंट्री टेस्ट का चल रहा है आपका इंजीनियरिंग का, उसका लेक्चर नंबर 15 है। लास्ट लेक्चर में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था और 7.3 तक का काम यानी परमुटेशंस तक का काम हमने किया था। आज जो हमारा काम होगा वो 7.4 और उससे ऑनवर्ड है, और 7.4 में हम पढ़ेंगे कम्बिनेशंस। कम्बिनेशंस बेसिकली ऐसी ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन होती है जिसमें ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो अगर आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं और इस तरह अरेंज कर रहे हैं कि उसमें तरतीब की कोई अहमियत नहीं है, ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम इसका मतलब ये कहें कि हम उनके कम्बिनेशंस बना रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले छोटी सी एग्जांपल देते हैं, फिर मैं इसको डिफाइन मैंने कर दिया, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। पहले छोटी सी आप एग्जांपल देखें। मेरे पास अगर ये 1 2 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, और मैं इनको अरेंज करना चाह रहा हूँ, तो अगर तो मैं इनको यूँ लिखता हूँ 123 321 और 231, तो आप जानते हैं कि ये तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं। 123 321 231 ये तीनों डिफरेंट हैं। लेकिन अगर यही तीन जो हैं मैं यूँ लिखता, 1 2 3 को मैं यूँ लिख दूँ 1, 2, 3, 3 2 1 को मैं यूँ लिख दूँ 3, 2, 1, और 2 3 1 को मैं यूँ लिख दूँ 2, 3, 1। तो अब आप ये बताएं कि इस तरह लिखने में और इस तरह लिखने में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि ये सेट्स हैं और सेट्स के अंदर ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जबकि ये वो अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्डर की इम्पोर्टेंस है। तो जिस अरेंजमेंट में ऑर्डर की इम्पोर्टेंस होती है इसे हम कहते हैं कि ये परमुटेशन है। ये 3 परमुटेशंस, हालांकि बनती इसकी और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 लिखी हैं आपको बात समझाने के लिए, और ये उन्हीं तीनों के जो है वो कम्बिनेशंस हैं। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आ रही होती है, वो ये क्लियर नहीं कर पा रहे होते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कम्बिनेशन में और परमुटेशन में फ़र्क क्या है। तो परमुटेशन ऐसी अरेंजमेंट जिसमें तरतीब की अहमियत होती है, ऑर्डर की इम्पोर्टेंस होती है, जबकि कम्बिनेशन वो अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो जहाँ जहाँ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में या आपकी क्वेश्चंस के अंदर आपको लगे कि ऐसी अरेंजमेंट्स बनानी है, ऐसी सिलेक्शन करनी है जिसमें ऑर्डर की तरतीब की कोई अहमियत नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कम्बिनेशन, और जहाँ तरतीब या ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होगी वहाँ हम यूज़ करेंगे परमुटेशन। तो ये एक था थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन, ताकि आपको फ़र्क समझ आ सके। अब मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ। देखें कम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है। द सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। टोटल N है, उसमें से आपने R सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो सिलेक्शन होगी ये क्या होगी, विदाउट एनी ऑर्डर। इसमें ऑर्डर कोई नहीं होगा, इसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। इसे हम कहते हैं इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। यानी सिलेक्शन है बेसिकली ऐसे, मतलब इस तरह की सिलेक्शन है कि जिसमें तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। अब इसका रूल लिखते हैं, रूल ऑफ कम्बिनेशन। जैसे कि आपने रूल ऑफ परमुटेशन भी पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही रूल ऑफ कम्बिनेशन भी है। यानी उसी तरह का फार्मूला है, फैक्टोरियल्स की बेस पे होगा, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। तो ये यूँ होता है, इसको हम कहते हैं NCR। NCR का मतलब है C फॉर कम्बिनेशन, N टोटल, और R जितने एट ए टाइम यूज़ होंगे। तो R शो करता है कि N में से आपने R ऑब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन बनाना है। तो NCR मीन्स कम्बिनेशन ऑफ R आउट ऑफ N। ऊपर लिखेंगे ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। किसी हद तक ये फार्मूला रिजेंबल करता है NPR वाले फार्मूले से। तो वैसे हम दोनों का रिलेशनशिप बनाने के लिए लिख लेते हैं कि अगर हम जानते हैं, आल्सो हम ये बात पहले से जानते हैं कि जो NPR हुआ करता था ये होता था N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। अब आप देखें दोनों को ज़रा, इसमें और इसमें जो मेजर पोर्शन है वो तो सेम ही है, सिर्फ ये R फैक्टोरियल से डिवीजन इसमें हुई जबकि इसमें नहीं है। यही R फैक्टोरियल अगर हम इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें तो पीछे जो बचेगा वो एग्जैक्टली ये बचेगा, यानी NPR बचेगा। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो एक MCQs के लिए रिलेशनशिप बनता है कम्बिनेशन का और परमुटेशन का। वो ये है कि जो R फैक्टोरियल जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो R फैक्टोरियल टाइम्स NCR ये बराबर हो जाएगा NPR के। तो ये इनका रिलेशनशिप होता है कि कम्बिनेशन और परमुटेशन आपस में किस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। तो बहरहाल ये था हमारे पास कम्बिनेशन का क्वेश्चन। अब
हम ये देखते हैं कि इसमें जो अरेंजमेंट्स हैं वो रियल लाइफ में से कहाँ से हम ऐसे क्वेश्चंस या मैथमेटिक्स की कौन सी ऐसी ब्रांचेज़ हैं जहाँ से हम ऐसे क्वेश्चंस पिक करते हैं जिनकी अरेंजमेंट में आर्डर की कोई इंपॉर्टेंस ना हो, ताकि ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले बल्कि एक और काम हम कर लें, अगर कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हम लिख लें ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो सके। वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ इस तरह से कि जैसे आप कम्बिनेशन के अंदर मैं कहता हूँ कि इनको मैं नोट बना के लिखता हूँ आप लोगों के सामने। अगर मैं कहता हूँ NC0 आपने फाइंड करना है, तो NC0 का मतलब जब सब स्क्रिप्ट में 0 लिखा हुआ आ जाएगा, NC0 का आंसर भी 1 होगा, और अगर ऊपर नीचे सेम हो गए NCN तो फिर भी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर NC1 लिखा हुआ होगा तो इसका आंसर आएगा N, नीचे जब भी 1 आएगा इसका आंसर ऊपर। ये सारे जो वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ ये इस फार्मूले से वेरीफाई हुई हैं, यानी ये सारी अथेंटिक और वेरीफाइड बातें। हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कुछ चीज़ों को हम पहले ही लिख लेते हैं ताकि हमें वो कैलकुलेशन में बार बार ना करनी पड़े। NC1 भी N होगा, और अगर NCN-1 हुआ तो ये भी 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है या सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में 1 का डिफरेंस आ जाए तो दोनों सूरतों में जो आंसर होगा वो इसका सुपरस्क्रिप्ट होगा, ये वाला। देख सकते हैं यही N आपको आंसर में मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 6C1 किसके इक्वल होगा तो आप कहेंगे वो 6 के इक्वल होगा, और इसी तरह 6C5 जो होगा वो भी 6 के इक्वल ही होगा। अब आगे चलते हैं, एक आध और लिख लेते हैं। इसमें एक और मैं लिखता हूँ जी NC2 अगर लिखें तो NC2 जो होगा ये इक्वल होगा N इंटू N-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो NC2 लिखा है ये इसी फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करके उसकी फाइनल फॉर्म लिखी है। बल्कि आप लोगों के लिए मैं ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि ये आप बाद में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये सर कैसे है, फार्मूला तो ये था और आपने ये कैसे लिख दिया। तो ये देखें छोटा सा इसका प्रूफ सिंपल सा कि अगर NC2 आपने सिंप्लीफाई करना हो तो बाय एक्चुअल रूल क्या होगा। देखें ये लिखा है रूल, इसका ऊपर वाले का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, फिर किसका आएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। और जब भी हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन से डील करते हैं तो हम आमतौर पे सिंप्लीफाई उसको करते हैं जो ग्रेटर वाला होता है, और वहाँ तक करते हैं जहाँ तक वो मैच कर जाए। जैसे देखें n ग्रेटर है या N-2 तो श्योरली n ग्रेटर है। n को ओपन करें, n इंटू N-1 N-2, यहाँ तक इसको स्टॉप कर दें। क्यों स्टॉप कर रहे हैं कि ये अब डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है। ये दोनों कैंसिल कर दें, देखें पीछे क्या आंसर बचा हमारे पास, n इंटू N-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मैंने ऊपर प्रोसीजर किया है इसकी तरफ हर बार ना जाएं। एंटी टेस्ट के अंदर MCQs में हमेशा हमने एक्चुअल मेथड को बाईपास करना होता है और कोई शॉर्टेस्ट वे ढूंढना होता है। तो बजाय इसके कि मैं ये सारा काम पेपर में करके यहाँ आऊँ, मुझे डायरेक्ट ये याद रखना मेरे लिए बेहतर है कि NC2 होता है N-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम NC3 फाइंड करें, या अगर लेट से मैं इसको एग्जाम्पल में कन्वर्ट करूँ, देखें कितना हमें एडवांटेज होगा। मुझे अगर फाइंड करना पड़ जाता है, देखें मुझे फाइंड करना पड़ जाता है अगर 10C2, तो मुझे बजाय इसके कि मैं फार्मूले की तरफ जाऊं, मुझे ये रिजल्ट सपोर्ट करेगा। यहाँ पे ये रिजल्ट क्या कहता है कि N-1 यानी 10 है ना, तो 10 और 10 के बाद 10-1 कितना होता है 9, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 फैक्टोरियल। तो 10 9 ज़ा 90, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45। तो हार्डली मेरे 5 सेकंड लगे, मैंने इसको चेक कर लिया। ये काम करने में आपके 10 से 15 सेकंड लग जाएंगे। हमने अपना एक एक सेकंड सेव करना होता है, क्योंकि जितना आप टाइम सेव करेंगे उतना टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि NC2 का ये आंसर है, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं NC3 फाइंड करूं तो ये भी हम एक स्टेप आगे चले जाएंगे। यानी ये जो फार्मूला था हमारे पास N-1 और 2 फैक्टोरियल, ये यूँ हो जाना है N-1, एक स्टेप और आगे आएंगे N-2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे अगर कहीं फाइंड करना है जी 8C3, तो बजाय इसके कि मैं प्रॉपर मेथड की तरफ जाऊं, मुझे इसी को फ़ौरन सॉल्व करना चाहिए। ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, n ये हो गया, एक N-1 करें 7, फिर N-2 करें 6, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों 6 होते हैं। तो 8 7 से कितना आंसर आ जाएगा 56। तो कोशिश करनी है आपने कि 8C1 8C0 8C1 यानी n अगर बात करें NC0 NC1 NC2 NC3 तक की कुछ रिजल्ट याद रखा करें। NC3 तक की याद रखना तो आपके लिए कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी इससे, और एक्चुअल फार्मूले की तरफ हमें नहीं जाना पड़ेगा।
फर्दर मोर फिर ये देखें आप कि एक हमारे पास रिजल्ट है, इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। अब ये बेसिकली कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन जो है, इसका वर्ड अगर देखें तो ये कम्प्लीमेंट से निकला है। और कम्प्लीमेंट जो है वो आप जानते हैं, किसी सेट का कम्प्लीमेंट आपने निकालना सीखा हुआ है कि हम यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दें तो वो उसका कम्प्लीमेंट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसकी भी सेंस है। ये रिज़ल्ट ये कहता है कि NCR का जो रिज़ल्ट होगा वो NCN माइनस R के बराबर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। NCR और NCN माइनस R, N माइनस R का कम्प्लीमेंट है असल में। जिस तरह आप याद होगा आपको कि मैं अगर सेट का कम्प्लीमेंट लिखूं तो मैं लिखा करता था U माइनस A, टोटल में से उसको माइनस कर देते थे। टोटल अब N है तो R का कम्प्लीमेंट होगा N माइनस R, यानी टोटल में से R आपने माइनस, इसलिए इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। इसका एडवांटेज क्या होता है देखें, इसको मैं एग्जांपल बना के लिखता हूँ ताकि आपको बात सही तरह क्लियर हो। मुझे अगर कहीं फाइंड, जैसे ये लिखा था आपके पास 10C2, तो मुझे अगर फाइंड करना है 10C2 तो 10C2 वही होगा जो 10C8 होगा। क्यों? क्योंकि 8 2 का कम्प्लीमेंट है, 2 8 का कम्प्लीमेंट है। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल लें, मुझे अगर फाइंड करना है लेट्स से 20C3 तो ये इक्वल होगा 20C17 के। यानी इन दोनों स्क्रिप्ट का जो सम है वो सुपर स्क्रिप्ट के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखें N माइनस R और R को अगर ऐड किया जाए तो R और माइनस R कट जाएंगे, N बच जाएगा। इसी तरह 8 को 2 को ऐड किया जाए तो 10 बनता है, 17 और 3 को ऐड करें तो कितना बनता है 20। तो ये होता है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। इसकी बेस पे मुझे आप बताएं, अगर 10C2 आपने फाइंड किया 45 तो आप श्योरली आप ये कह सकते हैं अगर 10C2 45 है तो फिर 10C8 भी 45 होगा। बिकॉज क्यों हम ये कह रहे हैं, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इट मीन्स ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, सेम है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, आपने देखा 8C3 कितना था 56। अगर 8C3 56 है तो बाय कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन ज़रा आप खुद सोचें कि किसके बराबर होगा ये, तो ये होगा आपके पास 8C5 के। क्यों होगा? बिकॉज 5 + 3 = 8। तो कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम लोअर एंड से फाइंड कर लें तो जो अपर एंड होता है उसकी वैल्यू उसके साथ इक्वेट कर जाती है। तो ये था कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन लिखे भी हैं, इसके मैं एक आध क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इसकी एप्लीकेशन MCQs में नज़र आए। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन है उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको अवेयरनेस थोड़ी मिले कि किस तरह ये रिजल्ट आपके पेपर में आ सकता है। पहली बात तो मैंने ये लिखी है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ NC4 = NC16। 2 कम्बिनेशंस कब इक्वल हो सकते हैं? तो ये इक्वल होने के लिए कंडीशन आपने पढ़ी है कि इक्वल तब होते हैं, जैसे आपने ये लिखी एग्जांपल, ये लिखी कि जब इनके सब स्क्रिप्ट्स का जो सम होता है ये सुपर स्क्रिप्ट के बराबर आ जाए। इट मीन्स ये इक्वल तब होंगे जब 4 का और 16 का जो सम है वो n के इक्वल हो। तो इसका मतलब क्लियर हो गया हमें कि n की वैल्यू होगी 4 + 16, तब ये इक्वल होंगे। कितना बनता है 20। तो 20 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, फ़ौरन ये टेक कर दें आप लोग। बाकी एक और भी अपना जो कंसेप्ट है, जो विजन है, उसको क्लियर करें और आप याद रखा करें बात कि कभी भी किसी कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता कि उसका सुपर स्क्रिप्ट उसके सब स्क्रिप्ट से लेस हो। तो ये 12, 10 और 8 वैसे भी ऑप्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर यहाँ 12 रखें तब भी 16 से लेस है, 10 रखें तब भी 16 से लेस है, 8 रखें तब भी 16 से लेस है। तो सुपर स्क्रिप्ट हमेशा सब स्क्रिप्ट के या तो इक्वल होता है या उससे हमेशा ग्रेटर होता है। कभी भी ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट से लेस नहीं हो सकता। तो एक चीज़ वैसे अंडरस्टूड थी कि बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते, लेकिन अगर बाकी ऑप्शन लेट्स से 16 से ग्रेटर थे तो फिर हमारे पास जो एक्चुअल मेथड है वो तो हमने पढ़ लिया है कि इन दोनों का सम सुपर स्क्रिप्ट के बराबर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगे। अब देख लें दोनों का सुपर स्क्रिप्ट सेम है। अब बारी आ जाती है किसकी, सब स्क्रिप्ट की। इसका मतलब अभी हमने पढ़ा है कि जब ये 2 इक्वल होते हैं कम्बिनेशन, तो दोनों जो सब स्क्रिप्ट हैं इनका सम सुपर स्क्रिप्ट के बराबर होता है। तो इस लॉजिक पे अगर हम देखें तो इसका मतलब होगा कि x इसका और 8 + x इसका दोनों का सम 12 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से 2x = 4 आ जाएगा, 8 यहाँ लाके माइनस कर दें और x = क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से थोड़ी सी हमने इसकी एप्लीकेशन देख ली। चूँकि हम एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं तो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि उसकी MCQs में एंटी टेस्ट में क्या एप्लीकेशन हो सकती है।
ये बच्चों के जो क्वेश्चंस फीडबैक होता है, पिछले जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स हर टेस्ट के बाद आते हैं, मिलते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो उन्हें याद होते हैं वो हमें लिख के बताते हैं। तो फिर उनकी बेस पे हम ये करते हैं कि जब लेक्चर अपना डिज़ाइन करते हैं तो उस लेक्चर के अंदर हम सोच रहे होते हैं कि इस टॉपिक से रेलिवेंट कौन कौन सा क्वेश्चन बच्चों का फीडबैक मिला हुआ है, तो उसी फीडबैक की बेस पर फिर आपको क्वेश्चन बना के बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब आगे चलते हैं फर्दर इसकी डिटेल पे। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, उसकी जो कम्बिनेशन है उसकी रियल लाइफ एक प्रॉब्लम हमने लिखी है ताकि समझ सकें कि किस तरह उसको अप्लाई करते हैं। तो हमें ये कहा गया है कि द मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। एक क्लब है जिसके मेंबर्स में से 6 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। आपने क्या बताना है, इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। देखें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आप याद रखें कि ये वर्ड्स अगर यूज़ हों तो ये इंडिकेट करेंगे कि ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कम्बिनेशन के क्वेश्चंस की पहचान ये होती है कि उसमें ऐसी सिलेक्शन होती है जिसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो जब हम ग्रुप्स बना रहे होते हैं, टीम्स बना रहे होते हैं, कमेटीज़ बना रहे होते हैं, तो इसका मतलब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं और हमने क्रिकेट टीम बनानी है, तो 11 प्लेयर से सिर्फ आप एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं। वो जिस मर्जी बैटिंग ऑर्डर में या बॉलिंग ऑर्डर में उनको आप प्लेस करें, टीम वो एक ही रहेगी। इसका मतलब उन 11 प्लेयर्स की अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, उनकी तरतीब मैटर नहीं करती। इसका मतलब टीम बनाना असल में कम्बिनेशन होता है। फिर सेट्स बनाने, मैंने कहा सेट्स में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो भी कम्बिनेशन है। फिर ग्रुप्स बनाने, फिर आपके पास कमेटीज़ बनानी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप समझ आया करें कि ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो आपने ग्रुप बनाना है 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स का। इसका मतलब टोटल जो सिलेक्ट करने हैं आपने वो 5 करने हैं, और आपके पास जो कैटेगराइजेशन ऊपर दी हुई है। तो मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ वैसे समझने के लिए। यहाँ हम लिखते हैं कि इसमें बॉयज़ कितने, इसमें गर्ल्स कितनी हैं, और ये टोटल कितने हैं। तो बॉयज़ हमारे पास देखें 6 हैं, गर्ल्स 4 हैं, टोटल हो गया 10। एंड यू हैव टू सिलेक्ट 10 में से आप लोगों ने 3 और 2 मिला के 5 सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन अगर करनी है, ग्रुप बनाना है जिसका अंदर कम्बिनेशन है, तो ये देखें कैसे करेंगे हम। हार्डली एक या 2 लाइंस में आपको इसका आंसर मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता। तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ़ ग्रुप्स या नंबर ऑफ़ पॉसिबल ग्रुप्स कह लें, नंबर ऑफ़ पॉसिबल ग्रुप्स भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज टू फॉर्म ग्रुप्स। तो कितने बनेंगे देखें जी, आपके पास सबसे पहले देखें बॉयज़ कितने हैं 6, तो 6 लिखें, और 6 में से आपने सिलेक्ट कितने करने हैं। चूँकि कम्बिनेशन है ये सिलेक्शन को शो करता है, तो 3 बॉयज़ की सिलेक्ट करने का मतलब कि 6C3 होगा, यानी 3 की सिलेक्शन करनी आउट ऑफ 6। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। तो ये 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स हैं, गर्ल्स हमारे पास टोटल 4 हैं, तो ये हो जाएगा एंड 4C2। 6 में से 3 सिलेक्ट करने हैं और 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन जब भी करेंगे जहाँ ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, याद रखा करें कि वहाँ हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ शॉर्टकट्स बताए हैं ताकि आप प्रॉपर फार्मूला ना लगाएं। तो 6C3 का मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था, NC3 वाला। तो ये क्या होता है, n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और 4C2 का क्या होगा, n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो टोटल अगर आप देखें 5 4 ज़ा 20, 26 ज़ा 120। 120 मुख्तलिफ तरीक़ों से ये ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, या यूँ कह लें कि 120 ग्रुप बन सकते हैं डिफरेंट। तो ये एक क्वेश्चन हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम सेलेक्ट किया था। एक हम और कर लेते हैं, उसमें कोई नई बात आपको सीखने को मिल जाएगी, और फिर इसको हम टॉपिक को क्लोज करते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन लिखा है हमने, और इसमें भी आपको कम्बिनेशन की एप्लीकेशन नज़र आएगी रियल लाइफ में। और इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज भी किया है, रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है ताकि वो भी आपको अंदाज़ा हो सके कि उसमें हमने क्या करना होता है। पहली बात तो सिंपल सी है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 7। मतलब आपने 7 में से 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, और आपको मैंने कहा जो सिलेक्शन होती है असल में ये कम्बिनेशन होता है। तो अगर हम पहली वाली बात का आंसर करें जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारा बड़ा सिंपल सा आंसर होगा कि जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे या नंबर ऑफ वेज जिनको आप कह लीजिए बनेंगे, ये सिंपली हम लिखेंगे 7C5। 7 में से 5 सिलेक्ट करने। अब देखें हमने कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन आज पढ़ा। 7C5 को कोई ज़रूरत नहीं कि आप फार्मूला लगाना शुरू कर दें। यहाँ पे आप सिंपली ये करें कि 7C5 इज़ सेम एज 7C
2 बाय रूल ऑफ कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। और 7C2 का शॉर्टकट आज आपको बताया है कि किसी भी कम्बिनेशन के नीचे 2 लिखा हुआ है तो आप कैसे करेंगे, देखें n-1/2 फैक्टोरियल। तो ये देखें 7 6 42, 42/2 करें तो कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब 21 ऐसे ग्रुप्स आप बना सकते हैं। इसके बाद फर्दर मोर बी पार्ट है इसका, वो देखें। बी पार्ट में वो कहते हैं हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर मेंबर। कितने ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनमें एक पर्टिकुलर मेंबर रखा हुआ होगा हमने। इसका मतलब ये होता है कि एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक ऐसा ग्रुप बना रहे होते हैं जिसमें एक टीम लीडर आपको चाहिए होता है या ग्रुप का जो हेड है वो आपको चाहिए होता है। तो ग्रुप हेड जो होते हैं वो यूजुअली पहले सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो अब अगर 7 लोग हैं उनमें से आपने 5 सेलेक्ट करने हैं और आपने पहले ही मेंटली एक किसी मेंबर को ग्रुप हेड सोच लिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपने 5 सेलेक्ट नहीं करने, 4 सेलेक्ट करने, एक ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। जैसे क्रिकेट टीम की एग्जांपल है, अगर क्रिकेट टीम के अंदर एक कैप्टन पहले से ही डिफाइंड हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमने 15 के स्क्वाड जो होता है उसमें से 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, बाकी एक पहले से हुआ है। तो ये जब एक पर्टिकुलर प्लेयर इंक्लूड कर दिया जाए, देखें फिर हमारा आंसर क्या होगा। मैं इसको वैसे ए पार्ट कह देता हूँ, ऊपर वाले को बी, नीचे वाला इसको मैं बी पार्ट कहता हूँ। तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा, देखें नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स। अब क्या करेंगे आप, पहले तो आपका आंसर था 7C5, ये आपका पहला आंसर था। जब एक मेंबर पहले से ही उसने कहा कि पर्टिकुलरली इंक्लूड कर देना है आपने, तो इसका मतलब है ये जो एक मेंबर आपने सिलेक्ट किया है ये टोटल में से भी माइनस कर देना है, क्योंकि जिस मेंबर को आपने सेलेक्ट कर दिया हो सकता है उसको आपने उठा के अलग बिठा दिया है और बाकी जो रह गए उनमें से आपने सेलेक्ट करने, तो टोटल में से भी माइनस कर देंगे और जो सिलेक्ट होने हैं उनमें से भी माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें 6 में से 4 सेलेक्ट करने। पहले हमने कितने करने थे, 7 में से 5, अब हमने 6 में से 4 करने, क्योंकि एक मेंबर पहले ही सिलेक्ट हो चुका है उसको हमने अलग कर दिया है। अब हमारा जो अल्टीमेट आंसर बनेगा 6C4, फिर हम रूल ऑफ कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन यूज़ करें तो 6C4 इज़ सेम एज 6C2, तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल। जिस तरह हमने अगर शॉर्टकट पढ़ें तो ऊपर लिखा हुआ है n-1/2 फैक्टोरियल। 6 5 30, 30/2 15। तो 15 ऐसे ग्रुप बन सकते हैं। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि वो आपको यूँ कहते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर मेंबर सेलेक्ट नहीं करना, पर्टिकुलर प्लेयर इज़ नेवर इंक्लूडेड। तो अगर उसको ना रखना हो आपने, यानी उसको इंक्लूड ना करना हो, एक्सक्लूड करना हो, तो फिर आप ये करेंगे कि आप लोगों ने सिर्फ अगर पहले 7C5 था और एक पर्टिकुलर मेंबर को आपने एक्सक्लूड करना है, जैसे 7 लोग बैठे, 5 की सिलेक्शन करनी है आपने और आपने माइंड सेट किया हुआ है कि इनमें से एक को हमने सेलेक्ट नहीं करना, उसमें कोई भी खामी हो सकती है, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि वो जो एक मेंबर है वो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उससे आउट हो जाएगा। तो अगर एक मेंबर को आपने एक्सक्लूड करना हो तो फिर हमारा आंसर इस तरह से होना था, वैसे 7C5 होगा, अगर एक्सक्लूड करेंगे तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस नहीं करेंगे। इसलिए माइनस नहीं करेंगे कि हमने रखने तो सिलेक्ट तो 5 ही करने हैं, सिर्फ एक मेंबर को सिलेक्ट नहीं करना था, तो 6C5 हो जाएगा। तो अब मैं रिपीट करता हूँ, अगर इंक्लूड करना हो तो दोनों में से माइनस करना है और अगर एक्सक्लूड करना हो किसी मेंबर को तो सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट में से माइनस करना है। तो यहाँ पहुँच के हम इसको क्लोज करते हैं। ये कुछ इसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी जो हमने देखी था कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि कम्बिनेशन किस तरह वर्क करता है अपना। अब हम आगे चलते हैं, ज्योमेट्री के अंदर देखते हैं कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। आपके कोर्स में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए जिसमें वो आपसे नंबर ऑफ़ डायगोनल्स और नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स के बारे में पूछता है, तो वो 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे और कम्बिनेशन का टॉपिक हम क्लोज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे। अच्छा, जैसे मैंने बात की है कि इसकी थोड़ी एप्लीकेशन हमने देखनी थी, तो एप्लीकेशन इसकी जो आपके कोर्स में लिखी है वो थोड़ी बहुत है आपके पास ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो पहले मैं लिखता हूँ कि हमें अगर कुछ पॉइंट्स गिवन हो और हमें उन पॉइंट्स की बेस पे लाइन सेगमेंट्स बनाने हो तो हम उसको किस तरह ट्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास अगर प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं ABC और मुझे कहा जाए कि इनको ज्वाइन करके कितने पॉसिबल सेगमेंट्स बन सकते हैं, तो मैं कैसे चेक करूँगा। देखें, A से B, B से C और A से C, तो मेरे पास टोटल बने 3 सेगमेंट्स। इसी तरह अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स होते, कहीं पे भी 4 पॉइंट्स हैं A, B, C और D, देखें कितने सेगमेंट बन सकते थे। A से B सेगमेंट बनता, B से C बनता, C से D बनता, A से D बनता, फिर B से D और A से C। तो
तो अब हमारे पास पहले कितने 3 थे, अब कितने बन गए 6। इस तरह से अगर मैं नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बढ़ाता जाऊँ तो हमारे लिए डायग्राम बनाना थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी। अगर ये 5 पॉइंट्स होंगे तो एक पेंटागन बनेगी और उसमें आप देखेंगे आपके पास तकरीबन 10 के करीब सेगमेंट्स बनेंगे। इसी तरह इसको करते जाएं तो ये जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। हमें इस सारे काम का कोई सिंपल वे निकालना है और कम्बिनेशन को यूज़ करके एक लाइन में एक स्टेप में इसका आंसर बताना है। अब आप पहले तो ये देखें कि हम यहाँ कम्बिनेशन यूज़ क्यों कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कम्बिनेशन क्यों यूज़ हो रहा है, परमुटेशन क्यों नहीं यूज़ हो रहा। तो आपको मैं बड़ा क्लियर कर दूँ बात कि आप जानते हैं कि कोई भी जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट के अंदर ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर ये ए बी एक सेगमेंट है तो आप सारे जानते हैं कि इसको ए बी कहें या बी ए सेगमेंट कहें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है ये 2 पॉइंट्स की ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जहाँ ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ना हो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन। सो एवरी लाइन सेगमेंट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। अब ज़रा मैं इसके पैरेलल आपको परमुटेशन भी समझा दूँ ताकि दोनों का फ़र्क समझ आ जाए। यही 2 अगर पॉइंट्स होते और मैं इनसे बनाता वेक्टर, तो आप देखें अगर मैं कहता हूँ कि ये ए बी वेक्टर है और अगर इसी को मैं लिखता हूँ ए बी वेक्टर की जगह अगर मैं बी ए वेक्टर लिखूँगा तो आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है वेक्टर जो होता है जब 2 पॉइंट से वेक्टर बनाते हैं तो वो परमुटेशन होती है क्योंकि उसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है। जबकि सेगमेंट अगर बनाएं ए बी या बी ए तो उसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो यहाँ चूँकि हम लाइन सेगमेंट बनाना चाह रहे हैं इसका मतलब हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे जहाँ ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब आप इस सारी बात को यहाँ अप्लाई करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगी यहाँ पे। तो मैं आपके सामने जिस तरह मैंने एग्जांपल्स 2 कोड किए हैं इसकी तरफ आते हैं। आप देखा कि आपके पास थे 4 पॉइंट्स और 4 पॉइंट से आपने जो पॉसिबल सेगमेंट्स बनाए वो कितने बने 6। अगर इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली ना करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, या अगर पॉइंट्स ज़्यादा आ गए 8-10 पॉइंट्स तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा हमारे डायग्राम बनाना। तो मेथड देखें ये कहता है कि जो नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स, यहाँ मैं इसकी एग्जांपल लिखूँगा, फिर यहाँ मैं इसको प्रॉपर वर्डिंग में जो फार्मूला है वो लिखूँगा इसका। तो देखें आपने क्या किया है, 4 पॉइंट्स टोटल थे एंड आपने कम्बिनेशन बनाए 2-2 के, क्योंकि हर सेगमेंट 2 पॉइंट्स का कम्बिनेशन है। ए बी कह लें, बी सी कह लें, सी डी कह लें, ए डी कह लें, ए सी या बी डी। एवरी लाइन सेगमेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। तो 4C2 का मतलब है कि 4 में से 2-2 पॉइंट्स के कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है 4C2 को कैलकुलेट करना। क्या होता है n-1/2 फैक्टोरियल। 4 × 3 12/2 कितना हो जाएगा 6। तो वही देखें सेम आंसर है आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट जब भी बनाने हों तो आप इसमें कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। और ये आपकी फेडरल बोर्ड के भी MCQs में लाइन सेगमेंट का उसने कहा हुआ, जबकि आपकी एक्सरसाइज के अंदर यानी आपके चैप्टर के अंदर लाइन सेगमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके फेडरल बोर्ड में ही आया हुआ है। जो आपके कोर्स में क्वेश्चन है वो डायगोनल्स और ट्रायंगल वाले। अब अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो इसको हम यहाँ जनरलाइज कर सकते हैं। देखें, इफ़ वी हैव n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी ये सारे ऐसे पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर नहीं है। अगर हमारे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों और आपने बताना हो देन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो आपका आंसर आएगा NC2। NC2 का मतलब क्या है कि 2-2 के 2-2 के कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं आउट ऑफ n। तो 2-2 कम्बिनेशन के बनाने का मतलब है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने बन सकते हैं। फर्दर मोर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास लेट्स से ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, या तो ये सारे के सारे नॉन कोलिनियर होंगे, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कोई 3 पॉइंट्स बाज़ दफ़ा कोलिनियर भी हो जाते हैं, 3 या 4 या 5। तो उस केस में भी फॉर्मूला देखें उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ मैं, नोट इफ़ m पॉइंट्स आर कोलिनियर, m पॉइंट्स आर कोलिनियर आउट ऑफ n, टोटल n थे यानी टोटल जितने भी थे उसमें से m कोलिनियर हो गए। यानी फॉर एग्जांपल अगर टोटल 10 पॉइंट्स थे और 10 में से 3 या 4 या 5 कोलिनियर हो गए तो फिर क्या होगा देखें, देन
नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ये आपके पास बनेगा। एक तो आपने क्या करना है, NC2 ये तो हो गया टोटल, इसमें से माइनस करने आपने वो जो कोलिनियर हैं MC2 यानी कोलिनियर पॉइंट से जो बनने वाले आपके पास लाइन सेगमेंट से वो माइनस कर देने। जब आप माइनस करेंगे तो जो जैसे देखें ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेट से 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इनसे ये जो लाइन सेगमेंट बने वो आपने माइनस तो कर दिए, लेकिन ये एक लाइन तो बन रही थी, तो जो एक लाइन बन रही थी वो आपने उसमें ऐड करके उसको एडजस्ट भी करना है, क्योंकि उनसे एक लाइन तो बनेगी, जब आपने माइनस किए तो वो सारे माइनस हो गए। तो ये याद रखनी है आपने बात कि अगर कुछ पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएं तो फिर वो जो कोलिनियर पॉइंट्स हुआ करेंगे उससे बने वाले सेगमेंट आप माइनस करेंगे। NC2 माइनस MC2 और +1 का मतलब है कि एक जो लाइन सेगमेंट बननी है वो उसमें ऐड कर देनी है आप लोगों ने। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के हवाले से, उसको थोड़ा सा यहीं से आप समझ लें ताकि फिर आपको उसमें समझने में आसानी हो जाए। देखें आपके सामने में इसको अभी लिखा हुआ है कि टोटल अगर हम देखते हैं, इसको छोड़ दें, इसकी बात करते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? AC और BD। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक डायग्राम की 4 साइड्स हैं और उसके कितने होंगे डायगोनल्स, तो आपका आंसर होगा 2, चूँकि ये 2 नज़र आ रहे हैं आपको। अगर इसको हम कॉम्बिनेशन से करें तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर देखें हमने करना क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स जब भी फाइंड करने हो किसी भी 4 साइडेड या 5 या 6 जनरली n साइडेड पॉलीगॉन के, तो रूल ये कहता है कि पहले निकालें टोटल नंबर ऑफ लाइंस। इस तरह ये हैं, कितनी होती हैं? 6, ये टोटल होगी 6 लाइंस। इसमें से साइड्स कितनी हैं? 1 2 3 और 4। उसकी साइड्स माइनस कर दें, बाकी डायगोनल बच जाएंगे। तो 4C2 - 4 किया जाए तो ये बनेगा 6 - 4 = 2। इसका मतलब ये है कि टोटल लाइन सेगमेंट्स माइनस नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो 2 डायगोनल आपके सामने आ गए। इस बात को मैं करता हूँ जनरलाइज। यहाँ पे देखें, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। इफ वी हैव एन n-sided polygon, n-sided polygon, पोली कहते हैं मैनी को, पॉलीगॉन का मतलब इसकी मोर 3 या मोर देन 3 साइड्स हो। तो एक n-साइडेड आपके पास पॉलीगॉन, जैसे अभी मैंने यहाँ ली हुई थी 4-साइडेड पॉलीगॉन, 5-साइडेड हो तो उसको पेंटागॉन कहते हैं, 6 वाली को हेक्सागॉन कह देते हैं, 8 वाली को ऑक्टागॉन कह देते हैं, तो 10 वाली को डेकागॉन कह देते हैं। इस तरह से हमारे पास n-साइडेड पॉलीगॉन है। पॉली मीन मैनी। आपने क्या बताना है देन? हमने बताना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, मैं अभी कहा कि पहले टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे NC2। NC2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लाइंस, लाइन सेगमेंट्स बेसिकली NC2 बनते हैं। इसमें से माइनस कर दें आप उसकी साइड्स कितनी है उसकी n। इस तरह भी मैंने बताया कि 4C2 - 4 साइड्स माइनस करके बाकी बचे डायगोनल। तो अब आपके पास ये फार्मूला हुआ करेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का। इसके बाद हम करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का रिजल्ट। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखें, ट्राइंगल जो होती है वो आप जानते हैं कि ये 3 पॉइंट्स का कम्बिनेशन होती है। ट्राइंगल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स। इसको कम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं ये आप सारे जानते हैं कि अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये वाली ABC, अगर आप में से कोई इसको कहता है कि ये ट्राइंगल ABC है तभी कोई बात नहीं। अगर कोई कहता है ये ट्राइंगल BCA है, अगर कोई कहता है कि ये ACB है, इसी तरह जितने पॉसिबल वे से आप लिखें, 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से, 6 पॉसिबल वे से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम ट्राइंगल वही रहेगी। यानी इन सारों में से अगर किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो इसी ट्राइंगल की बात होगी। इसका मतलब ट्राइंगल को लिखने का जो स्टाइल होता है हमारा, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि ट्राइंगल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट्स। अब होगा क्या अगर मुझे ये कहा जाए, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पे तीसरी इसकी एप्लीकेशन, कि मेरे पास एक पॉलीगॉन है n-साइडेड और मुझे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनानी कि उसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं। देखें, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जब कभी भी फाइंड करनी हो तो रूल ये कहता है कि आप सिर्फ ये करें NC3। NC3 का मतलब है कम्बिनेशन ऑफ 3 आउट ऑफ n।
वो n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी हो सकते हैं और वो n साइडेड पॉलीगॉन भी हो सकती है। तो इसके क्वेश्चन मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत नहीं है, एक हमने एग्जांपल कर लिया, काफ़ी है इसके लिए। अब ये एप्लीकेशन करने के बाद एक रूल हम लिखते हैं कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं कम्बिनेशंस को। तो रूल ऑफ एडिशन ऑफ कम्बिनेशन वो लिखने के बाद कम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा। तो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, इस रूल को आप नोट बना के लिख लें। तो रूल ये कहता है कि अगर आपने 2 कम्बिनेशंस ऐड करने, लेट्स से NCR और NCR+1, ये दोनों आपने ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो याद रखनी है कि ये ऐड तब हो सकते हैं अगर सुपरस्क्रिप्ट्स हैं वो, पहली बात, और जो सबस्क्रिप्ट्स हैं उनमें 1 का डिफरेंस हो, यानी 1 से ज़्यादा डिफरेंस उनमें ना हो तो फिर आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। और रूल ये कहता है कि जब ऐड करेंगे तो ऊपर आपने जो इसका रिज़ल्ट बनेगा वो एक सिंगल कम्बिनेशन आ जाएगा आपके पास, और उसका जो सुपरस्क्रिप्ट होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा। अगर n है तो n+1 कर देना है, और नीचे दोनों में से जो बड़े वाला होगा, जो ग्रेटर होगा, वो लिख देना है आप लोगों ने। इसकी एग्जांपल देख लें। मैं कहता हूँ कि मैंने ऐड करना है 8C3 और इसमें ऐड करना है 8C4। तो आप देख सकते हैं दोनों का सुपरस्क्रिप्ट सेम है और नीचे 1 का डिफरेंस है। तो आंसर जो आएगा उसमें ऊपर एक ऐड हो जाएगा 9, और नीचे जो बड़े वाला होगा वो लिख देंगे। ये होता है एडिशन ऑफ कम्बिनेशन। यहाँ कम्बिनेशन को हम क्लोज करते हैं और अब जो इसका लास्ट फेज़ है 7.5 से 8 प्रोबेबिलिटीज़ वाला, वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, लास्ट फेज़ है इसका 7.5 से 7.8 तक का, जो कि प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने हेडिंग दे दी है प्रोबेबिलिटी और इसकी डेफिनेशन लिखी है। अभी मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं करता, पहले आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देता हूँ। वो एग्जांपल्स समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकें, फिर हम इसका फार्मूला भी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का जब ये वर्ड आपके माइंड में आता है तो एक जो सेंस बनती है वो पॉसिबिलिटी की बनती है, यानी किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हम उसकी पॉसिबिलिटी देख रहे होते हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी ख़ास किस्म के इवेंट की जो अकरेंस होती है उसकी हम न्यूमेरिकल फॉर्म चाह रहे होते हैं। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और मैं उस एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोग जानते हैं कि क्यूबिकल डाई जो होती है, जिससे आप लूडो वगैरह खेल रहे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि ये लेट से हमारे पास क्यूबिकल डाई है, जिसके हम आम तौर पे अगर इसको रोल करें तो आप जानते हैं इसके ऊपर इसके 6 होते हैं फेसेस और डॉट्स लगे होते हैं। इसके ऊपर एक डॉट यहाँ होता है, लेट से इसकी तरफ अगर 2 हो गए, फिर ऊपर की तरफ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो एक बार इस लूडो वाली डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर कितनी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक बार अगर हमें डाइस थ्रो करें तो हमारे पास जो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है वो 6 बनती है। उस पर 1 भी आ सकता है, डॉट अपर मोस्ट जो उसका फेस होता है उसके ऊपर आप थ्रो करते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो ये अगर हम कहते हैं कि मैंने एक डाइस थ्रो की है, रोल की है, तो मैं इसका मतलब है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है ये। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटकम्स आती हैं वो मैंने यहाँ लिख दी। ये हमारी आउटकम्स है सारी, यानी पॉसिबल जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वो ये हो सकते हैं। इसी तरह अगर एक कॉइन टॉस करता हूँ, तो आप जानते हैं कॉइन अगर जब आप टॉस करते हैं तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या उसकी ऊपर अपर मोस्ट फेस पे हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। इसका मतलब है अगर कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उस एक्सपेरिमेंट की 2 ही आउटकम्स हैं, वो कौन सी हैं, हेड और टेल। इसको भी छठ में लिख दिया मैंने। अब इसको हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे फाइंड करें। आप देखें मैंने एक डाइस थ्रो की और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अपर मोस्ट फेस पे डॉट नज़र आए वो इवन हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स कैसे फाइंड हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखें मैं इसको लिखूँगा P ऑफ इवन। ये जो P लिखा हुआ है, P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ये इसको लिखने का स्टाइल होता है। और ब्रैकेट में जो लिखा है उसका मतलब वो हमारा रिक्वायर्ड इवेंट है। और P ऑफ इवन क्या मतलब क्या है कि ऐसा इवेंट कि जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि कोई इवन नंबर आए हमारे पास। अब इवन नंबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि अगर इसमें से काउंट करें तो 2, 4 और 6 3 इवन नंबर है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फाइंड करूंगा तो मैं ऊपर लिखूंगा जो इवन की फेवर में है, जिन्हें हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो n ऑफ इवन लिखूंगा, इसका मतलब है कि जो इवन की फेवर में है वो,
और नीचे मैं लिखूंगा टोटल। इस सेट जिसमें हम ये सारे एलिमेंट्स पॉसिबल एलिमेंट लिखते हैं, इसको हम यूजुअली एस से डिनोट करते हैं। इसको हम और इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये मैं बाद में प्रॉपर डिफाइन भी करवा दूंगा आप लोगों को, सिर्फ अभी मैं लिख रहा हूँ। तो नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस का मतलब है जो सैंपल सेट के, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स की टोटल नंबरिंग है वो लिखनी है। तो देखें इवन नंबर कितने थे आपके पास? एन ऑफ इवन का मतलब है इवन कितने हैं? 3। एन ऑफ एस का मतलब है टोटल कितने हैं इसमें? 6। तो 3/6 का मतलब हो गया 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ? ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म आ गई आपकी एक्सपेक्टेशन की। आप देख रहे थे कि इवन नंबर आने की क्या चांसेस हैं, तो आपको आंसर मिला 1/2। 1/2 हम यूजुअली किसे कहते हैं? 50% को। 1 आउट ऑफ 2 यानी 2 में से 1 चांस है। 1 आउट ऑफ 2 मीन्स 2 में से 1 चांस है। इसका मतलब ये हुआ, अगर परसेंटेज में लिखें तो आपको बात सही समझ आएगी कि 50% चांस है कि इवन नंबर आए। क्योंकि देखें टोटल 6 हैं, 6 हैं, उनमें से 3 इवन है, 3 ऑड है। तो 2 ही चांसेस, या इवन आएगा या ऑड आएगा। तो 50-50 चांसेस हैं इवन के भी और ऑड के भी। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी ऑड की, तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑड की फेवर में ओवर नंबर ऑफ टोटल। तो आप ज़रा काउंट करें कि ऑड की फेवर में कितने हैं? 1 है, 3 है और 5 है। 3 उसकी फेवर में, टोटल 6 है। इसका मतलब है इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो अब हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया हमने, जिसके रिजल्ट्स को हमने एक सैम्पल स्पेस में लिखा और उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड की इवन और ऑड की, जो कि 2 उसकी पॉसिबल आउटकम्स थी। 50% चांस इवन नंबर का है, 50% चांस इसका है ऑड नंबर का है। तो ये 2 जो हमारे इवेंट्स थे, एक इवेंट था, इवेंट हम क्यों कह रहे हैं? जिस भी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद, उसको हम इवेंट कह रहे होते हैं। तो ये जो इवेंट का वर्ड है, ये असल में देखा जाए तो ये जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं। तो ये भी एक इवेंट है, इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना भी एक इवेंट है। तो इवन देखें 1 2 4 6, ऑड 1 3 5, ये दोनों अगर देखें जो सबसेट भी बनते हैं इसके। तो अब आपने ये देखा कि अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो गई है तो हमें पता लग गया कि 50% चांस इवन, 50% चांस किसका हो गया? ऑड का। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अब हम इसको डेफिनेशन की तरफ लाते हैं, ताकि डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? द न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन। न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन का मतलब क्या है कि हम न्यूमेरिकली रिजल्ट्स को एवेल्यूएट करना चाह रहे होते हैं, और न्यूमेरिकल मीन नंबर्स की फॉर्म में। न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन किस चीज़ का? ऑफ ए चांस, किसी भी चीज़ के चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर। किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अकर करने के जो चांसेस हैं उसको न्यूमेरिकल एवोल्यूशन में ले जाएं, न्यूमेरिकल फॉर्म में ले जाएं, तो उसे हम कहते हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ देखें इवन नंबर का आना एक इवेंट था, उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म क्या बनी? 50%। ऑड नंबर के आने के चांसेस थे, वो कितने चांसेस थे? न्यूमेरिकली 1/2 यानी 50% बन गया। तो ये अगर बात आपको क्लियर हो गई है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर हो जाएगी। अब मैं कुछ लिखता हूँ डेफिनेशंस, ताकि आप लोगों को जो ये मैंने एग्जांपल दी है इसके साथ डेफिनेशन में लिंक करूँगा और आप लोगों के लिए वो समझना फिर आसान हो जाएंगी बातें। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो ज़रूरी है समझना वो होती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बेसिकली क्या चीज़ है? ये वो सेट होता है जिसमें आपने पॉसिबल आउटकम्स लिखी थी। जैसे मैंने ये लिखा है आपके सामने, जैसे ये लिखा है आपके सामने। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सेट ऑफ all possible outcomes, या all जो possibilities हैं उन्हें कह सकते हैं all possible outcomes of an experiment। बस प्रिसाइज वर्डिंग में लिखें, किसी भी आउटकम्स का जो एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट्स की जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उनको एक सेट में लिखें, तो उसे हम कहते हैं वो सैंपल स्पेस है। जैसे आपके पास ये लिखी है, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको यूजुअली हम एस से डिनोट करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने लिखा भी है, डिनोटेड बाय एस, दैट इज इस तरह ये लिखा हुआ है ऐसा आपके सामने। तो एग्जांपल देने का पर्पज़ यही था कि ताकि आप चीज़ें जो इधर पढ़ते जाएं थ्योरेटिकली, वो यहाँ साथ साथ प्रैक्टिकली भी देखते जाएं आप लोग। दूसरी चीज़ होती है आपके पास इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट असल में देखा जाए तो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। जैसे देखें
मैंने यहाँ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है ना, तो ये देखें ज़रा यहाँ पे इवन नंबर को अगर मैं सेट में लिखूँ तो इवन नंबर कौन से थे 2, 4, 6 और इसी हमने इवेंट जो था इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की। तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसको इवेंट कहते हैं और वो आम तौर पे सैम्पल स्पेस का ही कोई सबसेट होता है। अगर हम ऑड के बारे में बात करें तो ऑड क्या थे 1, 3, 5, ये भी आपके पास सबसेट बनता है किसका एस का। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि इवेंट क्या चीज़ है, एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, any subset of sample space is called event। ठीक होगी बात भी। इस तरह ये इवन का इवेंट है, ऑड का इवेंट है। आप बेशक इसमें ये कहते हैं कि वो नंबर जो ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 4 हो, लेस देन 3 हो, लेस देन 2, तो सारे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है आप लोगों ने। फिर इवेंट्स की कुछ होती हैं कैटेगरीज हमारे पास। इसमें पहली होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मिसाल के तौर पे देखें, इवन नंबर का आना और ऑड नंबर का आना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये हो गया आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स। अच्छा जी, अब हम आते हैं इवेंट की टाइप्स के ऊपर। इवेंट कितनी टाइप्स के होते हैं? तो कुछ इवेंट्स होते हैं हमारे पास कि जिन इवेंट्स के अंदर कॉमन कुछ नहीं होता। जैसे देखें, इवन नंबर का मैंने इवेंट लिखा है 2, 4, 6, ऑड लिखे हैं 1, 3, 5। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। यानी अगर हम ये कहें कि इवन को ई से डिनोट करें, ऑड को हम ओ से डिनोट करें, दोनों में कॉमन क्या है? एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। ऐसे इवेंट्स जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। तो मैं इसको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। इवेंट की जो टाइप है ये वाली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको बड़ा सिंपल वर्डिंग में लिख लेते हैं। चूँकि इवेंट्स होते हैं सबसेट्स, सैम्पल स्पेस के सबसेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो हम यूँ कह देते हैं कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, दिस सिंपलाइज, अगर एम्प्टी सेक्शन एम्प्टी होगी तो इसका मतलब है ए और बी क्या है? वो जो दो इवेंट्स हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर अगर इनमें कॉमन कुछ आ जाता है तो उन्हें कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसकी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब उसकी एग्जांपल यूँ कर लेते हैं कि एक हम ऐसा इवेंट बनाते हैं, इवेंट जिसको हम डिनोट करते हैं लेट से सी के साथ, और इसमें वो वाले डाइस के नंबर रखते हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं। यानी हम ये कहते हैं कि मैंने डाइस थ्रो की है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जो नंबर आए वो ग्रेटर देन 4 आए? तो ग्रेटर देन 4 में कौन से आएंगे? 5 और 6। और अब अगर इवन की बात करें, इवन में कौन कौन से थे? इवन में थे 2, 4 और 6। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इवन नंबर्स में और जो सी इवेंट है इसमें कॉमन कौन से हैं? इन दोनों में कॉमन आ गया 6। इसका मतलब अब इनकी सेक्शन एम्प्टी नहीं है। तो ऐसे जिनमें कॉमन कुछ होता है, यानी कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, उन्हें कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये फिर दो कौन से हो गए? इसका मतलब है ई और सी जो हैं ये हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ई एंड सी आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक होगी बात जी? तो कॉमन अगर एम्प्टी होगा, कुछ नहीं होगा कॉमन, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और अगर कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया तो वो कौन से होंगे? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आगे चलते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली वो होते हैं जिनमें आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नज़र आती है। तो आप बेशक अपने पास लिख लें इसको। इक्वली लाइकली कौन से होंगे? जिनमें दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सेम। मैं उसकी एग्जांपल वो जो पहले लिखी थी वही दोबारा लिखता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, वो एग्जांपल दोबारा लिख दी है मैंने आप लोगों के सामने ताकि टाइम आपका बच जाए। एस था 1 2 3 4 5 6, जिसमें हमने डाइस थ्रो की थी और हमारे पास 6 उसकी आउटकम्स पॉसिबल बनी थी। हमने इवेंट ई कहा था, इवन को, और ओ कहा था हमने ऑड को। तो इवन और ऑड दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 थी। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम। तो हमने डिफाइन करना था इक्वली लाइकली इवेंट्स को। ये समझ लें कि ये आपकी 4th डेफिनेशन थी जो हमने पढ़नी थी।
3 इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सैम्पल स्पेस, इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं कि जिसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी तो उन्हें हम कहेंगे वो इक्वली लाइकली हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए और बी दो कोई से इवेंट, जैसे आप इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, मैंने इनको ई और ओ कहा हुआ है। देन ए एंड बी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम, जिनकी अकरेंस के चांसेस सेम होते हैं असल में। तो ये कुछ डेफिनेशंस पढ़ने के बाद अब आखिरी जो प्रोबेबिलिटी का जो रेलेवेंट थ्योरेटिकल काम था वो भी कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि फार्मूला आपने अभी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, पी ऑफ इवेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मतलब है उस इवेंट की फेवर में जितने नंबर्स हैं। कैसे देखें, इवन की फेवर में 3 थे, ऑड की फेवर में कितने थे, 3। और नंबर ऑफ एस का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसकी रेंज लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मिनिमम और मैक्सिमम कितना आंसर हो सकता है, ताकि हमें अपने आंसर की रेंज का अंदाज़ा हो सके। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज के बारे में याद रखें कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होती है। 0 से लेकर 1 तक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें फर्दर अगर हम कैटेगराइज कर लें तो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी लोअर एंड पे आ गई है, 0 आ गई है, यानी हम कहेंगे इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ इक्वल टू 0, तो ये शो करता है कि वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने डाइस थ्रो किए और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पर 7 आए, पी ऑफ 7, तो आप जानते हैं 7 इसमें आ ही नहीं सकता। 7 की फेवर में कितने हैं, 0 और टोटल कितने हैं, 6, तो क्या आंसर आ गया। तो 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है जो लोअर एंड है उसका मतलब है कि वो इवेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम कहेंगे ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ये जो भी इवेंट होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल। और अगर अपर एंड की बात करें, अपर मोस्ट एंड पे अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है 1 अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाए तो आप जानते हैं 1 का मतलब होगा 100%। अगर 6 हैं तो 6/6। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने डाइस थ्रो किए, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर आए, बोथ इंक्लूसिव। देखें 1 से, अब जानते हैं हम कि आता ही नंबर 1 से 6 तक है, तो उसकी फेवर में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, फेवर में भी 6, टोटल भी 6, तो 6/6 कितना आ जाएगा, 6/6 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 100% श्योर बात है कि उसमें आना ही सिर्फ 6 में से, यानी 1 से 6 तक ही कोई नंबर आना है। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी श्योर होती है उसे हम कहते हैं वो हमारे पास ऐसा इवेंट है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 हो जाए तो हम कहेंगे ये श्योर इवेंट है, इसको श्योर इवेंट कहते हैं या इसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं इसको, जिसका यकीन होता है कि इसने आना ही आना है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी की रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टाइम हम कुछ लॉज ऑफ एडिशन वगैरह पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और फिर इसको इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। आज तक इतना काफ़ी है, इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आपका, चूँकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है। ये आपका लेक्चर नंबर 15 था आज, और इसमें आप देखा कि चैप्टर 7 तक हम पहुँचे। तो हम तकरीबन 2 लेक्चर्स जो है उसकी एवरेज से चल रहे हैं इस वक्त। कोशिश करेंगे कि आपको बात समझाई भी जा सके। बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होते हैं जो बच्चों ने फीडबैक दिया होता है, लेकिन चूँकि यहाँ इतना टाइम होता नहीं है कि इस घंटे के लेक्चर में वो सारी चीज़ें कवर की जा सके, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डिस्कशन करने वाली, कुछ MCQs आपको बताने हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बतानी होती हैं। तो वो जो आपकी जूम की लाइव क्लास हो रही होती है उसमें पार्टिसिपेट किया करें आप लोग, ताकि वो चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करें। और यहाँ हम जो बेसिक नीड है हमारी, जो रिवीजन है, वो प्रॉपर तरीके से MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।